चलिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को जय हिंद। स्वागत करते हैं केमिस्ट्री के मैराथन क्लासेज में। अब समय बहुत कम बचा है। आज हम लोग सीखेंगे शॉर्ट आंसर सीरीज, जिसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आता है हम लोग का, जो फिजिकल से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है आपका, वेग स्थिरांक से क्या समझते हैं। वेग स्थिरांक से क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा, वेग स्थिरांक एक समानुपाती नियतांक होता है। वेग स्थिरांक एक समानुपाती नियतांक होता है। क्या होता है? वेग स्थिरांक एक समानुपाती नियतांक होता है, जो अभिकर्मक के प्रति इकाई सांद्रण में अभिक्रिया के वेग अभिकर्मक के प्रति इकाई सांद्रण में अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर होता है। इसे के द्वारा सूचित किया जाता है। पढ़े होंगे केमिकल रिएक्शन में, रेट इक्वल टू के इंटू ए और बी, आपका प्रोडक्ट आ गया, तो के यहाँ पर जो है ये वेग स्थिरांक है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसे मेमोराइज करके बच जाइएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, अर्थात अभिक्रिया का वेग को कौन कौन से वो कारण है जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो पहला कारण आता है ताप। पहला कारण क्या है? ताप। कहता है कि यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग जो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ऐसा करने से जो सांद्रण है उसमें जो अणुओं की गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। दूसरी चीजें याद रखना है आपको, 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितने ताप पर? 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया का जो वेग है वो दुगना हो जाता है। कितने ताप पर? 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? वो दुगना हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप बात करते हैं, जो अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है वो है नेचर ऑफ द मैटर, पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर कैसे निर्भर करता है? कहता है कि यदि पदार्थ की प्रकृति में परिवर्तन हो, यदि पदार्थ की प्रकृति बदल दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग भी बदल जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं सोडियम का जो वेग है वो लोहा की तुलना में यदि जल से अभिक्रिया करवाया जाए तब क्या होता है? टकराने पर होता है। जैसे लोहा जो है जल में अभिक्रिया अगर करवाते हैं तो लोहा में जंग लगेगा। यहां से क्वेश्चन और आता है, जंग का सूत्र क्या होता है? जंग का सूत्र क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पढ़े होंगे Fe(FeXH2O), क्या हो गया? ये जंग का सूत्र हो गया। अगला आता है, इसमें सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, लेकिन ये जल में करेगा तो जल से जैसे क्या हो जाएगा? सोडियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कर लेगा। तो ये जो है सोडियम लोहा की तुलना में अधिक अभिक्रिया कर लेता है, किसके साथ? जल के साथ में। इसीलिए बोला गया कि अगर पदार्थ की प्रकृति बदल दी जाए तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं उत्प्रेरक के उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। ये क्या होता है? कहता है अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग में परिवर्तन होता है, उत्प्रेरक भी जो है अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि यह संक्रियन ऊर्जा के मान में परिवर्तन लाता है। उत्प्रेरक संक्रियन ऊर्जा के मान में परिवर्तन लाता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि संक्रियन ऊर्जा क्या है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखेंगे। संक्रियन ऊर्जा क्या है, या संक्रियन ऊर्जा से क्या समझते हैं? तो याद रखेंगे, सामान्य अवस्था से सक्रिय जटिल अवस्था में, सामान्य अवस्था से सक्रिय जटिल अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम लोग संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। सामान्य अवस्था से जटिल अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस आवश्यक ऊर्जा को हम लोग संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। सामान्य अवस्था से जटिल अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस आवश्यक ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। दूसरी चीज याद रखना है कि अगर संक्रियन ऊर्जा का मान में वृद्धि हो जाए, संक्रियन ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाए तो अभिक्रिया का जो वेग है वो घट जाता है। संक्रियन ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाने से अभिक्रिया का वेग घट जाता है, और संक्रियन ऊर्जा के मान में कमी होने से
कमी होने से क्या हो जाता है, अभिक्रिया का वेग घट जाता है। यहाँ पर उल्टा हो गया। देखिए, संक्रियन ऊर्जा का मान बढ़ने से अभिक्रिया का वेग घटता है, संक्रियन ऊर्जा का मान घटने से अभिक्रिया का वेग घटता है। याद रखेंगे, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ता है, घटता नहीं, सॉरी। संक्रियन ऊर्जा का मान बढ़ने से अभिक्रिया का वेग घट जाता है, संक्रियन ऊर्जा का मान घट जाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो अभी हम लोग देखिए 3 क्वेश्चन, आइए देखते हैं आगे। तो देखिए चौथा क्वेश्चन आपका है, अभिक्रिया की कोटि। क्या है अभिक्रिया की कोटि, किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे, अभिकर्मक के पदों में प्रयुक्त घातों के योग, अभिकर्मक के सांद्रण के पदों में प्रयुक्त घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको अंग्रेजी में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्या कहता है, अभिकर्मक के सांद्रण के पदों में प्रयुक्त घातों के योगफल को अभिक्रिया के कोटि कहते हैं। जैसे रेट बराबर पढ़े थे के इंटू ए और ए बी, तो इसका जैसे पावर ये 1 और 1 हो गया, तो 1 + 1 = 2 हो गया, तो इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान 2 हो जाएगा। तो दूसरी चीजें कहता है कि अभिक्रिया की कोटि जो है एक प्रायोगिक मान होता है, जिसका मान जो है पूर्ण संख्या या भिन्न संख्या के रूप में हो सकता है। याद रखेंगे, अभिक्रिया की कोटि का मान पूर्ण संख्या या भिन्न संख्या के रूप में हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपका 5वां नंबर, ब्राउनी गति से क्या समझते हैं? व्हाट इज ब्राउनी मोशन? तो याद रखेंगे, रॉबर्ट ब्राउन नामक एक साइंटिस्ट थे, और रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में परागकण की अनियमित गति का अध्ययन किया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 ईस्वी में परागकणों की गति को अध्ययन किया, तो देखा कि परागकण की जो गति है वो जिगजैग मोशन में है, उसकी गति अनियमित होती है। तो उसी प्रकार से उन्होंने बतलाया कि जब कोलाइडी बिलियन के कण को उन्होंने देखा, तो कहा कोलाइडी बिलियन का जो कण की गति है वो परागकण के गति के जैसा है। 1827 में परागकणों की गति के अध्ययन के आधार पर रॉबर्ट ब्राउन ने बतलाया कि कोलाइडी बिलियन में कणों की गति परागकण के गति के जैसा होता है, और उस गति को उन्होंने ब्राउनी गति कहा। रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 ईस्वी में परागकण की अनियमित गति का अध्ययन किया और बतलाया कि कोलाइडी बिलियन के कणों की गति परागकणों की गति के जैसा होता है, परागकणों के गति के जैसा होता है, जिस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, टिंडल प्रभाव से क्या समझते हैं? व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? तो सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए, टिंडल इफेक्ट प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या था? छोटे छोटे धूलकणों के सारे प्रकाश के बिखरने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो कह रहा है कि जब कोलाइडी बिलियन से क्या होता है, प्रकाश पुंज गुजारा जाता है, तो वह प्रकीर्णन के द्वारा क्या होता है, चमकने लगता है, जिस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। और इसके बारे में टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने 1869 ईस्वी में बतलाया था। 1869 ईस्वी में टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने बतलाया कि जब कोलाइडी बिलियन से होकर प्रकाश पुंज गुजारा जाता है, तो कोलाइडी बिलियन में प्रकाश के प्रकीर्णन के घटना के कारण कोलाइडी बिलियन चमकने लगता है, जिस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्कंदन से क्या समझते हैं? अस्कंदन क्या है? तो कहता है जब कोलाइडी बिलियन में विपरीत आवेश के आयन मिला देते हैं। मान लिया जाए कोलाइडी बिलियन कोई धन आवेश वाला है, उसमें विपरीत ऋण आवेश के आयन मिला देते हैं, तो
यह आपस में मिलकर बड़े आकार के अणु का निर्माण कर लेते हैं। जब कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेश वाले आयन को मिला देते हैं तो यह बड़े आकार के अणु का निर्माण कर लेते हैं। यह बड़े आकार के अणु का निर्माण करते हैं जिसे स्कंदन कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कोगुलेशन। अगला क्वेश्चन है कैटेलिस्ट उत्प्रेरक से क्या समझते हैं? तो याद रखेंगे वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन लाता है। वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन लाता है परंतु स्वयं रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन लाता है परंतु स्वयं रासायनिक रूप से क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं, जिसे हम लोग उत्प्रेरक कैटेलिस्ट कहते हैं। तो देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन सीख लिया आप लोग। 9वां क्वेश्चन आपका है वाष्प दाब से क्या समझते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, आने की संभावना बनी हुई है। वाष्प दाब से क्या समझते हैं और वाष्प दाब के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं और वाष्प दाब के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। तो याद रखेंगे कि वाष्प दाब क्या है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। कहता है सामान्य अवस्था या साम्य अवस्था में किसी बंद बर्तन की दीवार पर, साम्य अवस्था में किसी बंद बर्तन की दीवार पर, साम्य अवस्था में किसी बंद बर्तन के दीवार पर, साम्य अवस्था में किसी बंद बर्तन के दीवार पर वाष्प के द्वारा, किसके द्वारा? वाष्प के द्वारा लगने वाले दाब को क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। जैसे आपको पता होगा घर में जब आप खाना बनाते हैं तो जो आपका बर्तन होता है तसला, उसमें अगर हम चावल पका रहे हैं तो देखते होंगे कि एक समय ऐसा आता है कि नीचे से जब वाष्प बनना शुरू हो जाता है तो ऊपर का जो ढक्कन होता है उस पर दाब लगाना शुरू कर देता है, या कुकर है उसमें प्रेशर मारना शुरू कर देता है। तो इसी प्रक्रिया को कह रहा है वाष्प दाब। सामान्य अवस्था में किसी बंद बर्तन की दीवार पर वाष्प के द्वारा लगने वाले दाब को वाष्प दाब कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। किस कारण वाष्प दाब प्रभावित होगा? पहला कहता है ताप। ताप बढ़ने से वाष्प दाब बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग अब गैस पे करते हैं तो लो फ्लेम पे तो टेम्परेचर ताप क्या होता है? लो। तो सीटी मारने में कुकर को देर लगती है। अगर फ्लेम को हाई कर दे तो सीटी जल्दी बन जाती है। तो एक ताप बढ़ने से वाष्प दाब बढ़ जाता है। ताप बढ़ने से वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वाष्पीकरण का जो दर है ये बढ़ जाता है। ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण देखते हैं हम लोग। दूसरा कारण है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? उस बर्तन का। अगर बर्तन का, द्रव वाले बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, द्रव बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्प दाब बढ़ जाता है, क्योंकि वाष्पीकरण की जो क्रिया है वो तेजी से होने लगती है। जैसे ग्लास में पानी गर्म करे और एक जो है थाली में पानी गर्म करे, पहले किसमें गर्म होगा? संभावना है उतना ही पानी जितना गिलास में हो और उतना थाली में हो, तो थाली में गर्म होने की संभावना अधिक है। इसलिए कह रहा है द्रव बर्तन के पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से, द्रव बर्तन के पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्प दाब बढ़ जाता है, क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया जो है वो बढ़ जाती है। अगला पॉइंट आता है अंतराण्विक बल पर। अंतराण्विक बल पर अगर कहता है कि द्रव के अणुओं का अंतराण्विक बल बढ़ जाता है, अंतराण्विक बल बढ़ जाता है तो वाष्प दाब घट जाता है, क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया जो है वो धीमी गति से होने लगती है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। रॉवल का नियम से क्या समझते हैं? रॉवल का नियम से क्या समझते हैं? तो याद होगा आप लोग को, किसी वाष्पशील पदार्थ के आंशिक दाब
किसी वाष्पशील पदार्थ के आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसी वाष्पशील पदार्थ के आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर जो है, आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, जिसे हम लोग रॉल्स का नियम कहते हैं। तो आइए सीखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है एजियोट्रॉपिक मिश्रण। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? तो याद रखेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है। क्या कह रहा है? वैसा मिश्रण जिसमें दो अवयव को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। वैसा मिश्रण जिसमें दो अवयव को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। याद हो गया यहाँ तक? वैसा मिश्रण जिसमें जब दो अवयवों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कॉमन हो जाता है, उभयनिष्ठ हो जाता है। तो ऐसे मिश्रण को एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इथाइल अल्कोहल 95% है, उसमें 5% हम जल मिला दिए थे। दोनों का जो मिक्सचर तैयार होगा, इस मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अर्थात एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आने की संभावना रहती है कि अनुसंख्या गुणधर्म से क्या समझते हैं और किन किन कारणों पर निर्भर करता है, कई बार बना के देता है, लेकिन हम शॉर्ट में सीखेंगे अभी। अनुसंख्या गुणधर्म व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका निम्न पॉइंट है कि किसी विलयन का वह गुण है। अनुसंख्या गुणधर्म किसी विलयन का वह गुण है जो विलेय पदार्थ की अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। किसी विलयन का वह गुण जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है उसे अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। किसी विलयन का वह गुण जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है उसे अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। अनुसंख्या गुणधर्म निम्नलिखित होते हैं: वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, मांक में अवनमन। तब आता है वाष्प क्वेश्चन। अगला नंबर हम बनाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है। वाष्प दाब में अवनमन से क्या समझते हैं? वाष्प दाब में अवनमन से क्या समझते हैं? अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन क्या होता है और वाष्प दाब में अवनमन के लिए रॉल्स के नियम क्या कहता है। तो सबसे पहले समझना है अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी होना और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना। जब किसी पदार्थ में अगर कमी होता है तो समझिए कि उसका अवनमन हो रहा है, अगर उसमें वृद्धि हो रहा है तो समझिए उसका उन्नयन हो रहा है। तो आगे वाष्प दाब में अवनमन, जब किसी विलायक में आप वाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं। जब किसी विलायक में आप वाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी उत्पन्न होती है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि सस्पेन में आप जो है चाय पका रहे हैं और ऊपर से ठंडे दूध डाल दिए, तो जो ठंडा दूध है वो आप वाष्पशील हो गया और जो चाय उबल रही थी वो वाष्पशील हो गया। तो जैसे ही डालते हैं तो देखते हैं कि उसका प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, उबलना कुछ देर के लिए बंद कर देता है। यही प्रक्रिया है अवनमन का कि जब किसी वाष्पशील विलायक में आप वाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी उत्पन्न होती है, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है। अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन क्या है? तो याद रखना है विलायक के सापेक्ष विलयन के वाष्प दाब में अवनमन को विलायक के सापेक्ष विलयन के वाष्प दाब में अवनमन को विलायक के सापेक्ष विलयन के वाष्प दाब में अवनमन को
अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। माना कि विलायक का वाष्प दाब जो है वो पी नोट है। मान लेते हैं विलायक का वाष्प दाब कितना है, पी नोट, तथा विलयन का वाष्प दाब पी एस है। तो जो वाष्प दाब में अवनमन कमी होगा इसे डेल्टा पी के द्वारा सूचित किया। डेल्टा पी बराबर पी नोट माइनस पी एस हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन की। अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन तो ये क्या है, किसी का रेशियो है वाष्प दाब के सापेक्ष। वाष्प दाब के किसके, विलायक के सापेक्ष था, तो विलायक को हम लोग सूचित किए यहाँ पर पी नोट। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी नोट बराबर, अभी डेल्टा पी का मान मिला पी नोट माइनस पी एस और बट्टा में पी नोट। ये हो गया हमारा अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन के विलायक के सापेक्ष विलयन के वाष्प दाब में अवनमन को अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। और यही कहता है कि जब विलायक को जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी होता है, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। और वाष्प दाब में जो अवनमन है वो विलायक के सापेक्ष विलयन के वाष्प दाब के अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। और जब ये अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन मोल प्रभाज के समानुपाती हो जाता है, अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन मोल प्रभाज के समानुपाती हो जाता है, तो उसे वाष्प दाब में अवनमन को रॉल्ट्स का नियम कहते हैं। चलिए, तो 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब क्या होता है, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना। एक बार इस क्वेश्चन को अवश्य सुन लें आप लोग, सारे क्वेश्चन को परीक्षा में जाने से पहले बहुत ही ये रामबाण आपके लिए सिद्ध होगा। क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, यहाँ तक याद हो गया, ये तीनों में कॉमन है। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो क्वथनांक में क्या होता है, वृद्धि होता है। क्वथनांक में वृद्धि होता है तो उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। माना कि विलायक का क्वथनांक कितना है, T1 है। टेम्परेचर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट का वो T1 ले लिए। विलयन का क्वथनांक T2 है। तो क्वथनांक में जो उन्नयन होगा वो डेल्टा TB इक्वल टू T2 माइनस T1 हो जाएगा। जिससे कहने का अर्थ है कि पहले टेम्परेचर 10 था, बाद में टेम्परेचर 20 हो गया, तो जो अंतर है वो 20 माइनस 10, इसीलिए ये T2 हो गया, ये T1 हो गया। इस दोनों का दो अंतर है, उसी को डेल्टा TB, ये हमारा आ रहा है क्वथनांक में उन्नयन। अब क्वथनांक में उन्नयन के लिए रॉल्ट्स का नियम क्या कहता है, इसे देखेंगे कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में कमी उत्पन्न होता है, उसके क्वथनांक में कमी उत्पन्न होता है जो उस विलयन के मोल लता के समानुपाती होता है, जो उस विलयन के मोल लता के समानुपाती होता है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन के लिए रॉल का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग को 15 नंबर क्वेश्चन, हिमांक में अवनमन से क्या समझते हैं। हिमांक में अवनमन से क्या समझते हैं। याद रखेंगे कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो हिमांक में कमी उत्पन्न होता है। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो हिमांक में कमी उत्पन्न होता है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। मान लिया जाए कि विलायक का हिमांक T1 है तथा विलयन का हिमांक T2 है, इसीलिए डेल्टा TF
TF का मतलब हो गया टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे इसमें आ गया कि पहले टेम्परेचर 10 बाद में हो गया 5, तो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, तो अंतर 10 में से 5 करेंगे तो T1 माइनस T2, इसीलिए यहाँ पर डेल्टा TF बराबर T1 माइनस T2 का रह गया है। अब आता है हिमांक में अवनमन के लिए रॉल्स का नियम क्या है। तो अभी हम लोग पढ़े कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो हिमांक में कमी उत्पन्न होता है, जो उस विलयन के मूललता के समानुपाती होता है, जो उस विलयन के मूललता के समानुपाती होता है, जिसे हिमांक में अवनमन के लिए रॉल्स का नियम या रॉल्स का नियम कहते हैं। तो आज सीखे हम लोग 15 क्वेश्चन, फिर मिलते हैं अगले सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।